हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 9 के बारे में, जिसका नाम है सरकार की विभिन्न स्तरों के बीच भागीदारी। पार्ट जो फर्स्ट है इस वाले चैप्टर का वो कंप्लीट हो चुका है। ये सेकंड चैप्टर है, यानी कि सेकंड पार्ट है। ये जो सीरीज चल रही है ना उसका, ठीक है। विभिन्न स्तर भागीदारी यानी कि अलग अलग जो स्तर है, कहने का मतलब है कि जैसे कि हम बात करते हैं 3 स्तर की, ठीक है। जो सरकार है, जो इंडिया के तौर पर देखें, इंडिया में देखें तो 3 स्तर की सरकार हम हमारे पास है, ठीक है। जिसमें से आप कहते हो कि भाई पहली जो स्तर है उसको हम कहते हैं संघ, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरी है राज्य, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी है स्थानीय निकाय या स्थानीय संगठन। राइट। तो ये 3 स्तरीय सरकार है हमारे पास, तो इसी को ही हम जो है भागीदारी कह रहे हैं। इसके साथ में इसकी क्या दोस्ती है, ठीक है, कैसे संबंध है आपस में, और इसके इससे कैसे संबंध है या इससे इसके कैसे संबंध है, इसको लेके हमने यहाँ पे बात करनी थी। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने इसके बारे में बात की थी कि कितने ज़रूरी है, ठीक है, एक दूसरे के प्रति इनका उत्तरदायी होना और एक दूसरे के प्रति मददगार होना, ठीक है, ताकि विकास जो है वो हो सके, एक दूसरे के काम में अड़ंगा ना फंसाएं, जो कि होता आ रहा है पहले से ही। कि केंद्र जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उसके काम में अड़ंगा अड़ाती है। मोस्टली ऐसा होता है, अगर ज़्यादातर वहाँ पे होता है जहाँ पे अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है। जैसे कि दिल्ली है, दिल्ली तो चलो एक यूनियन टेरेटरी है, यूटीज़ है। तो यहाँ पे जो है जैसे कि केंद्र में अभी बीजेपी बैठी हुई है, तो वो आम आदमी पार्टी के जो काम होते हैं उसमें अड़ंगा आती है। जो भी वो काम करने की कोशिश करते हैं उसको वो कुछ ना कुछ करके ख़त्म कर देती है, या मतलब डिस्ट्रॉय कर देती है, बंद करवा देती है। तो ये जो है ऐसा होता रहता है। तो इन्हीं को हम रिलेशनशिप कहते हैं। तो बिल्कुल गलत है कि भाई अपोजिशन पार्टी है तो आप उसके साथ गलत तरीके से व्यवहार करोगे, है ना। तो ये भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आप जो टॉपिक पढ़ने वाले हो उससे आगे वाला है, वो तो हमने बात कर ली लास्ट टॉपिक के बारे में। जो इससे पहले जो यूनिट नंबर 8 था वहाँ पे हमने बात की थी, यानी कि जो फर्स्ट पार्ट के बारे में हम बात कर रहे थे। यहाँ पे आप बात करोगे स्थानीय प्राधिकरण और विशिष्ट कार्य अभिकरण। तो बेसिकली ये यहाँ पे क्या होता है कि जैसे कि एजुकेशन है, ठीक है। अब किसी भी देश को विकास करना है तो ये बहुत ज़रूरी है। राइट, मैंने आपको पहले ही बता दिया है एजुकेशन। और अगला टॉपिक आप इसके बाद पढ़ोगे हेल्थ के बारे में, ठीक है। हेल्थ के बाद आप पढ़ोगे दूरसंचार, कम्युनिकेशन के जो जो आयाम होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा आप कम्युनिकेशन करते हो, रेडियो, टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये सब। उसके बाद आप पढ़ोगे एग्रीकल्चर, यानी कि कृषि, ठीक है। तो ये लगभग कुछ कितने हो गए, 1 2 3 4 टॉपिक्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। ये 4 टॉपिक्स हमें जो है क्विकली पढ़ लेने हैं, क्योंकि हमें इनके बारे में पहले से पता है, ठीक। क्यों मतलब इतना टाइम वेस्ट करना है। हाँ, अगर आपको डीपली पढ़ना है तो आप जो है अपना अलग से पढ़ सकते हैं, खुद पढ़ के, ठीक है। आप खुद, आपको मन कर रहा है पढ़ने का तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। तो शुरुआत होती है हमारी शिक्षा से, ठीक है, एजुकेशन की। सब कुछ शुरू तो एजुकेशन से ही होता है और एजुकेशन पे ख़त्म होता है। तो एजुकेशन फील्ड की बात कर रहा है। देखो हमारा जो, अगर हम बात करें कि भाई अगर किसी देश को विकास करना है तो एजुकेशन पर ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे संविधान में पहले से ही लिखा हुआ है कि भाई जो है, मतलब कि संविधान में एक मूल संरचना दी हुई है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इसको संभालेगी, है ना। क्योंकि देखो 3 तरीके की सूची आपको देखने को मिलती है, जिसमें कि नाम जो काम है स्टेट गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के, वो दिए हुए हैं, है ना। आप सूची का नाम आपको पता होगा कि भाई एक तो होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची, एक होती है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में क्या होता है कि दोनों काम कर सकते हैं, ठीक है, संघ भी कर सकता है और राज्य भी कर सकती है, ठीक। लेकिन राज्य की सूची में सिर्फ राज्य काम करता है,
संघ की सूची में सिर्फ संघ काम करता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर सकती है। इतना तो आपको पता ही है कि ऐसा होता है। वो बात अलग है कि कभी कुछ अ, दिक्कत आ जाए, कुछ अपवाद हो जाए, तब जो है सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार होता है कि वो राज्य सूची में भी कुछ ना कुछ बदलाव कर सकती है, अधिकार बना सकती है उसके अंदर भी। ठीक है, बदलाव चेंजेस कर सकती है। और यहाँ पे कह रहा है कि जो अर्थशास्त्री है, ठीक है, अर्थशास्त्री है और लोग हैं जो विद्वान हैं, वो भी ये मानते हैं कि किसी देश का विकास के लिए जो शिक्षा है उसका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये तो रहा थोड़ा सा आपके बारे में, मतलब इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन। और यहाँ पे बात होती है इन्वेस्टमेंट इन मैन। तो यहाँ पे मैन का मतलब सिर्फ पुरुष नहीं है, महिलाएं भी हैं। ठीक है, यहाँ पे मैन हटा के आप पर्सन लिख दो या पीपल लिख दो। ठीक है, या फिर ह्यूमन लिख देते हैं, इन्वेस्ट इन ह्यूमन। तो ये जो है आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि भाई 1960 अगर हम बात करें, तो मानव निवेश के बारे में हमने बात करनी शुरू कर दी कि भाई कितना इम्पोर्टेंट है। जितना इम्पोर्टेंट मशीनों में इन्वेस्ट करना है ना, हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं मशीनों में, खदान जो उद्योग करते हैं, मशीन लगाते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते हैं, वहाँ पर लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। तो उतना ही ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है लोगों में इन्वेस्ट करना, कि उनको एजुकेट किया जाए, पढ़ाया जाए, समझाया जाए टेक्नोलॉजी के बारे में। ठीक है, चीज़ों के बारे में कि कैसे काम करती है ना। क्योंकि देखो पायलट तो वही बनेगा ना जिसको पता होगा कि वो जो हवाई जहाज़ है उसको उड़ाना कैसे है, उसके जो पूरे फंक्शंस है उसको समझता होगा, और वही समझ पाएगा जो पढ़ा लिखा होगा। राइट। अनपढ़ गवार को आप जो है फ्लाइट उड़ाने के लिए नहीं दे सकते, क्या पता वो पता नहीं कितने सारे लोगों को मार दे। ठीक है, जो बैठे हुए हैं वो तो मरेंगे ही मरेंगे, साथ में और लोग भी जो है उनको भी ले लेगा साथ में। तो ये है कि भाई इन्वेस्टमेंट जो है इंसान में करना बहुत ज़रूरी है। जिसको पता ही नहीं कि एरोप्लेन उड़ाना कैसे है, तो वो कैसे जो है उड़ाएगा। तो ये है। ठीक है, तो मशीन चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो लोगों को हमें एजुकेट करना पड़ेगा कि ताकि वो जो मशीनें हैं उसको चला पाएँ। उसमें अगर कोई दिक्कत आए, टेक्निकल इश्यूज़ आए, तो हमारे पास इंजीनियर्स अवेलेबल हो और वो उसको ठीक कर ले। ठीक है, तो ये है हमारा टॉपिक, इसके अंदर इतना था। और बात करते हैं और नीचे चलते हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है प्रोफेसर बायल्स, बेल्स। ठीक है, प्रोफेसर बेल्स। तो ये कह रहे हैं कि जो शिक्षा में सरकार की सकारात्मक नीति जो है वो लगभग 1833 से शुरू हुई थी, यानी कि उससे पहले नहीं थी। ठीक है, इसके बाद 1833 के बाद, ठीक है, जो बाद का समय आया, वहाँ पे जो देश की किसी किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट थी, उसने सोचना शुरू किया कि भाई पॉलिसीज़ लेके आते हैं, एजुकेशन पे ध्यान देते हैं, ऐसा करके तब जाके जो है एक, ये क्या है, ये जो मैं आपको भी बता रहा हूँ बीच बीच में, ये इन्फॉर्मेशन है टॉपिक के बारे में। ठीक है, आप अगर आप ये सब चीज़ें यूज़ करते हो अपनी राइटिंग में, तो दिखाई देगा कि आपने कितनी डीपली स्टडी की है। ठीक है, चीज़ों को समझा है, को जो स्ट्रक्चर है चीज़ों का वो आपने समझा है। उसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्टली भारत की, सिर्फ इंडिया की बात की जाएगी यहाँ पे कि इंडिया में क्या फंडा है। तो कह रहे हैं कि भारत में तो पहले से ही जो है एक सूची बना रखी है कि भाई इसके अंदर सिर्फ जो है हम बात करेंगे एजुकेशन की। ठीक है, एजुकेशन को एक मेन मुद्दा बना रखा है भारत में। उसके बाद एक अधिनियम लेके आए। ठीक है, यानी कि चेंजिंग के लिए बोला गया 76 में। 42 जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या हुआ कि जो शिक्षा थी ना, वो पहले राज्य के पास थी सिर्फ। ठीक है, जो राज्य की गवर्नमेंट होती है ना, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, वही उस पर कानून बना सकती थी। लेकिन उसको अब डाल दिया समवर्ती सूची के अंदर। ठीक है, समवर्ती सूची के अंदर डाल दिया तो क्या हो गया, अब वो जो काम था वो दोनों के लिए हो गया। उसमें राज्य तो बना बना ही रही है, साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है, जो संघ है, वो भी उस पर काम कर सकती है। ठीक है, अब बड़े बड़े विश्वविद्यालय देखते हो जो, तो वो उस पर जो काम करती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। स्टेट गवर्नमेंट तो अपने राज्य के अंदर ही काम करेगी, बाहर नहीं करती वो। ठीक है, तो ये भी है इसके लिए। तो ये एक हो गया हमारा संविधान के अंदर क्या दिया हुआ है इसको लेके, है ना, ये भी एक अच्छा इन्फॉर्मेशन मिल गई हमें इसके बारे में।
ताकि हम इसको तो हम और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं एग्ज़ाम में, कि भाई ऐसे जो है चीज़ों को हम देख पाएंगे। उसके बाद ये भी है कि जो हमारे देश में, आपको पता है कि जो जिसकी उम्र 14 साल या उससे कम है, और फ्री एजुकेशन हम उसको देते हैं, ठीक है। फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट जो होती है उसको देनी पड़ती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो देती है फ्री एजुकेशन, बिल्कुल फ्री। इवन जो स्कॉलरशिप्स हैं वो भी देती है एक्स्ट्रा अलग से। तो ये भी है। ठीक है, और आगे चलते हैं, पढ़ते हुए आगे चलेंगे। और देखो यहाँ पे ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो आर्थिक रूप से सहायता है वो भी मिलनी चाहिए एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए। भाई जो भी काम आप करते हो, ठीक है, अपनी नॉर्मल लाइफ में भी आपको कहीं जाना है तो आपको पैसे चाहिए जेब में। अब बस की टिकट, जो बस है उसमें बैठोगे तो फ्री में तो बैठोगे नहीं। अब बेशक उसका जो किराया है बहुत कम है, लेकिन फिर भी पैसे तो चाहिए आपको, 10-15 रुपए जो है टिकट में आपको लगते हैं, तो वो आपको लेने पड़ेंगे। तो ये जो है आर्थिक सहायता आपको चाहिए होती है हर जगह पे। वैसे ही एजुकेशन अगर हमें करना है और अच्छी एजुकेशन पे ध्यान देना है, तो गवर्नमेंट को उसके लिए बजट पास करना पड़ेगा, ठीक है, हर साल देना पड़ेगा कि भाई इतने पैसे हम एजुकेशन पे लगाएंगे, ठीक है। इस तरीके से एजुकेशन में सिर्फ ये नहीं है कि वो भूमि खरीद के और भूमि में लैंड बना दिया, वो घर बना दिया, बिल्डिंग बना दी लंबी लंबी, है ना, कि भाई पढ़ो, टीचर्स हैं ही नहीं। तो वो भी है कि भाई टीचर्स पे भी ध्यान देना होगा, उनकी क्वालिफिकेशन पे भी ध्यान देना होगा, उनको प्रशिक्षण करना पड़ेगा कि बच्चों को पढ़ाएं कैसे, ठीक है, अच्छी तरीके से उनकी, ताकि उनके दिमाग में चीज़ें बैठ जाए कैसे करें, ये सारी चीज़ें। उसके बाद टॉपिक आता है सेकंड। ये दूसरा टॉपिक है, पहला हमने बात कर ली शिक्षा के बारे में, अब हम बात करेंगे एजुकेशन, सॉरी, हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में, ठीक है, स्वास्थ्य। एजुकेशन के बाद सेकंड जो टॉपिक आता है वो स्वास्थ्य का आता है। इसमें क्या होता है कि देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखा भी हुआ है कि जनता की स्वास्थ्य दशा में सुधार करने देश के सामाजिक विकास कार्यक्रम के बड़े महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक है। यानी कि अगर हम बात कर रहे हैं हेल्थ की, तो लोगों की जो हेल्थ है ना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, लोगों की हेल्थ को ठीक करना, ठीक है। क्योंकि देखो जापान में अगर आप देखते हो, तो जापान में जो लोगों की एज है ना, वो 100 से 110 साल तक वो जीते हैं आराम से, मतलब उनकी इतनी है एज रहती है। हमारे भारत में अगर आप देखोगे तो 60 से 70 साल बस, उसके बाद इंसान नहीं रहता। वहाँ पे 100-150 साल तक जो है लोग जी लेते हैं। तो एक इन्वायरमेंट का फ़र्क है, वहाँ पे लोग ऑर्गेनिक खाना खाते हैं, ठीक है, पॉपुलेशन बहुत कम है ना, जिसकी वजह से उन्हें जो है ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता फालतू में, कि भाई यहाँ पे हमारे जो खेती है उसमें मैंने क्या क्या केमिकल यूज़ करते हैं, ताकि वो जो जो सामान है उसको ज़्यादा केयर कर सके, राइट। तो ये है, ये समस्या वाली चीज़ है ना, इस पे जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ये लोगों की मदद के लिए जो हम पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य में ये चीज़ें और है, कुछ समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कह रहा है कि सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता है इंडिया में, और जो परामर्श यानी कि जो हम कंसल्टेशन करते हैं डॉक्टर्स से, उसकी कमी है। जो लेवल है उसका बहुत लो है। जो डॉक्टर्स हैं उनकी क्वालिफिकेशंस तो ठीक है, लेकिन उनको यही नहीं पता कि जो अपने पेशेंट है उनसे बात कैसे करते हैं, है ना, द वे, मतलब जो तरीका है बात करने का पेशेंटों से, वो उनको नहीं आता। उनको क्या आता है, बस दवाई लिख के देना। जैसे एक होता है ना शांतनु देना, कि भाई कोई बात नहीं, सिंपैथी देना कि आप ठीक हो जाओगे, बस 5 दिन की दवाई मैं दे रहा हूँ आपको और आप पहले जैसे हो जाओगे, कंधे पे हाथ रख के कहें। क्योंकि देखो एक डॉक्टर के कहने में या एक आम इंसान के कहने में बहुत फ़र्क होता है। जब एक डॉक्टर कहेगा कि नहीं आप ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी समस्या नहीं है, ऐसे होता रहता है, मौसम ख़राब है, ऐसे करके, मतलब बेशक ना हो, आप कह दोगे तो वो जो है आधा तो वैसे ठीक हो जाएगा। तो ये जो है कमियां हैं डॉक्टर्स के अंदर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में, ये हमें ध्यान देने की बात है इसके ऊपर। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हो ना, तो आप देखते होगे कि जो एक्सपीरियंस आपने किया होगा तो बहुत बेकार ही होगा, वो ना के बराबर की जो जो क्वालिफिकेशन होती है ना उनकी, वो बहुत पढ़े लिखे होते हैं। उनके हिसाब से हमें उनके ऊपर जो लैंग्वेज है ना, वो एक स्वभाव वाली लैंग्वेज, एक शांत वाली लैंग्वेज अच्छी लगती है।
अगर वो बोले कि आराम से बोल रहे हैं, वो डॉक्टर्स जो प्राइव जो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं वो तो ऐसे बात करते हैं जैसे कि हम लोग मतलब कुछ भी नहीं है, ठीक है। यानी कि उनका जो है गरीबों के साथ एक 36 का आंकड़ा रहता है, गाली गलौज करके बात करना, तू तड़ाक करके बात करना, ऐसे करके अपनी स्टेटस को गिरा रहे हैं ये लोग डॉक्टर्स, ठीक है। तो नहीं करना चाहिए इन लोगों को, तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है इसलिए, ठीक है। सिर्फ बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल खड़ा कर तैयार करके खड़ा करना, ये ही ज़रूरी नहीं है। हमें कानून बनाने पड़ेंगे इन लोगों के लिए भी, है ना। क्योंकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हो तो वहाँ पे जगह जगह पे लिखा होएगा कि आप किसी भी स्टाफ से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। वो कर ले कोई दिक्कत नहीं है, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, वो आपसे गाली दे के बात करेंगे, ठीक है, आपको मारेंगे पीटेंगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं कर सकते बस, ठीक है। परेशान हो आप, लेकिन आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है, तो इसके लिए जो है कानून बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि डॉक्टर्स के प्रति भी जो है कुछ उनको भी डर रहे, है ना। क्योंकि अब भावना तो बची नहीं उन लोगों के अंदर, पेशेंट को लेके कि भाई ये मेरे पास आया है, कुछ आशा उम्मीद लेके आया होगा कि मैं इसको ठीक कर दूंगा, लेकिन वो भगा देते हैं कि नहीं अभी टाइम नहीं है, बाद में आना। इस तरीके से वो बेचारा बीमार है, उसको दर्द है, जो भी बीमारी है उसको, तो वो झेल रहा है, उसी को पता है कि वो कितनी खतरनाक है, ठीक है। और आप लोग जो है इस तरीके से उसको ट्रीट करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। डॉक्टर्स को लोग जो है भगवान मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, ठीक है। कोई भगवान भगवान नहीं है ये लोग। उसके बाद जो सर्विसेज है इसमें भी जो है अभाव है, औषधियाँ कम है हमारे पास, औषधियाँ यानी कि मेडिसिन्स, तो अब तो ठीक ठाक हो गई होंगी, ये बहुत पहले का लिखा होगा, ठीक है, प्रिंटिंग बहुत पहले किया, तो ये जो है कुछ कमियां बता रहा है, जो अब जो पहले थी वो अब शायद नहीं होंगी। पर हाँ, जो कमजोरी में जो मैंने आपको बताया कि परामर्श जो है ये बहुत ज़्यादा वीक है डॉक्टर्स का, ऑनलाइन पढ़ लिए होते हैं ना, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और पैसे दे के डिग्री ले लेते हैं कुछ लोग, तो उस वजह से हो जाता है। नहीं तो अगर सच में पढ़ाई की होगी ना, तो ऐसे बात नहीं करेगा कोई भी, इस बदतमीजी से बात नहीं करेगा। ठीक है। और उसके बाद एक टॉपिक आता है आपका दूरसंचार। दूरसंचार में आप पढ़ते हो रेडियो, है ना, इंटरनेट, मोबाइल, टीवी, इन सब चीज़ों के बारे में, जिसके द्वारा आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो इन्हीं को हम जो है दूरसंचार माध्यम कहते हैं। इनसे जो है आप कनेक्ट करते हो, लोगों से बातचीत करते हो, ये सब जो है कोई नई चीज़ नहीं है हमारे लिए ये वाली, ठीक है। ये तो अब कॉमन है, सबको पता है दूरसंचार। अब ये आपको जो है यहाँ पे आंकड़े बता रहा है कि भाई कितने साल में जब शुरुआत हुई थी तो कितने लोगों ने यूज़ करना शुरू किया था, ठीक है। और आज कितने लोग यूज़ कर रहे हैं। और प्राइवेट कंपनियों की तारीफ़ करेगा कि सस्ते में जो है आपको अच्छा प्रोवाइड कराते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें जो है आपको ये बताने वाला है यहाँ पे, तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती। हमें बस समझना था कि ये टॉपिक है वो किस तरीके से जा रहा है, बस इतना ही काफ़ी था हमारे लिए। उसके बाद एक और रहता है यहाँ पे, अ, एक कृषि के ऊपर, हाँ ये रहा एग्रीकल्चर। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भाई देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि धरती पर जीवन को बचाए रखने और बनाए रखने के लिए असंख्यक संसाधनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। असंख्या यानी कि नंबर तो होता है, चलो ठीक है, एक दो तीन नंबर हो गया कि भाई 100 चाहिए, 1000 चाहिए, नहीं, असंख्यक। क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से हमें जो है चीज़ों को समझना पड़ता है ना। तो पॉपुलेशन असंख्यक है, तो जो संसाधन है वो भी ऐसी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो संसाधन है वो उनकी बहुत कमी है, कम है। जितनी पॉपुलेशन है उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर है, ऐसा समझ के चलिए। तो उनको ज़बरदस्ती जो है खींचतान करके हम जो है वहाँ तक लेके आते हैं, ठीक है। कोई भी फ्रूट उग रहा है, सब्जियां उग रही हैं, तो वो टाइम से पहले ही उसमें जो है इंजेक्शन ठोक के और उसको बड़ा कर देते हैं। तो ये क्या होता है, पूर्ति करने के लिए वो करना पड़ता है भाई। अगर लोग भूखे मरेंगे तो वो ऐसे गाली देंगे गवर्नमेंट को, ठीक है। इससे अच्छा तो खा के जो है गाली दे, वो एक अलग जो है सही होगा। तो इसकी पूर्ति करना बहुत ज़रूरी है। और मैंने अभी आपको जापान का एग्जांपल दिया था, तो जापान में जो पॉपुलेशन है वो बहुत कम है, तो उसके हिसाब से
वहाँ पे ऑर्गेनिक जो फूड है ना, वो मिलना बिल्कुल जो है हर जगह ऑर्गेनिक ही मिलता है। आपको कोई बनावटी जो है फैंसी वगैरह या दवाइयों से रेडी किया गया नहीं मिलेगा वहाँ पे, ठीक है। ऑर्गेनिक, 100% ऑर्गेनिक। यही कारण है कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वो और देशों के मुकाबले ज़्यादा समय तक जीते हैं, ठीक है। हमारे भारत में क्या है, जो आप दूध पीते हो ना, जो आप मक्खन खाते हो, दही खाते हो, और ये जो घी होता है ना, आपको लगता है कि ये गाय के दूध से या भैंस के दूध से बना है? बिल्कुल भी नहीं। ये जो पाउडर होता है ना, एक वाइट कलर का पाउडर, ये लोग जो है घोलते हैं पानी में, ठीक है। उसको घोलने के बाद ये जो है बिल्कुल मस्त हो जाता है दूध की तरह, और उसी में से जो है ये मक्खन निकालते हैं, घी निकालते हैं। ये कोई ओरिजिनल थोड़ी ना होता है। मतलब सोचने वाली बात है, आपको इतना मोटा मक्खन का जो टिक्का होता है, वो कोई 10 रुपये में दे रहा है क्या? है, मतलब कि 1 किलो या 5 किलो दूध में से छोटा सा, मतलब एक छोटा सा थोड़ा सा मक्खन निकलता है। आप सोचिए कि मतलब आपको इतने सस्ते में कैसे दे देगा कोई। तो ये जो है, इसमें लोचा तो है ही ना। मतलब बेसिकली देखो, समस्याएं हैं तो इनका हल भी जो है निकालना पड़ेगा, पॉपुलेशन को कम करके, राइट। अगर हम जनसंख्या को कम कर दे, हम दो हमारे दो वाला जो सिद्धांत है, जो इंदिरा गांधी जी ने दिया था, उसको अगर हम सच में अपना लें अपनी लाइफ में, तो शायद जो है दिक्कतें कम हो जाए। फ्यूचर में हमारी जो पॉपुलेशन है वो कम हो जाए, तो उससे जो है हम ऑर्गेनिक खाना खाएं और पहले से ज़्यादा समय तक जी पाएँ। ये हमें करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है बहुत ज़्यादा कमज़ोर पैदा होगी, और चलने के लिए भी जो है उनको डंडियों का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो है समस्याएं होंगी, क्योंकि देखो हम अपने अभी सामने एग्जांपल देखते हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको अगर आप देखते हो तो वो अभी तक चल पा रहे हैं, है ना। उनको अब जाके घुटनों में हल्का फुल्का दर्द रहता है। मेरी जो दादी हैं वो अभी ज़िंदा हैं, ठीक है। हमारे जो दादाजी थे वो पहले ही चल बसे, तो वो अभी तक जो है मतलब ठोस है, ठीक है अपनी जगह पे। उनकी उम्र लगभग 90 के आसपास होंगी, लपेट में। तो फिर भी वो मतलब जो है अभी भी चल रही हैं, ठीक ठाक है। हम उनको जो है बैठने नहीं देते, हम कहते हैं कि चलो आप काम करो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि वो, क्योंकि हमें पता है अगर वो एक बार बैठ गई तो वो दोबारा जो है खड़ी नहीं हो पाएंगी। तो खाना जो उन्होंने पहले खाया था ऑर्गेनिक फूड था, उसकी वजह से वो आज तक ठीक है, चल रही हैं, है ना। और हम जो खाते हैं वो बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं है, ठीक है। इंजेक्शन डाल के जो है बना के देते हैं, और फिर हम उसी को खाते हैं, क्योंकि स्वाद भी नहीं बचा सब्जियों में अब, ठीक है। वो बताते हैं हमें, जब हम उनके पास बैठते हैं बात करने के लिए, तो वो हमें बताते हैं कि जो पहले की सब्जियां थी इनकी स्वादिष्ट बनती थी, खाने में इतना अच्छा लगता था, कि अब नहीं है। आप गेहूँ खाते हो ना, जो रोटी खाते हो आप, तो वो भी ऑर्गेनिक नहीं है। मतलब ऑर्गेनिक से मेरा मतलब है कि अपने टाइम पे नहीं उगी हैं वो, ज़बरदस्ती उन्हें, ज़बरदस्ती जो है समय से पहले उगाया गया है, तो वो ऑर्गेनिक नहीं बची हैं। कीटनाशक डाल के, मतलब क्या क्या जुगाड़ करके जो है सब्जियों को ज़्यादा करने की कोशिश की जा रही है। इसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है ना, उस पर बहुत ज़्यादा गलत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये रहा टॉपिक आज का। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत सारे टॉपिक छोड़ दिए हैं जानबूझ के, मुझे पता है, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं थे, आप भी लीव कर सकते हो। हाँ, अगर आपको पढ़ना है डेफिनेटली पढ़िए। आपको लगता है कि नहीं ये आ सकता है या कभी आया होगा क्वेश्चन में, तो आप डेफिनेटली उसको पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा टारगेट था आपको कॉन्सेप्ट समझाना, मैंने समझा दिया है, मेरा काम हो चुका है यहाँ से पूरा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मुझे जो सपोर्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।